हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती है तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारेगी, मगर ऐसा करने के 1 महीने के बाद ही वो गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए हैं शादी को और मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और ख़ुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुज़ुर्ग किसी भी ख़ानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुज़ुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस ख़ानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। इस हद तक गिरे होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा ख़ानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि मैं ये रोक लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदान से थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादा थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांटते भी नहीं थे। लेकिन इन सब के साथ हमारे ख़ानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वो ये थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसीलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर पर आती, वो पहली रात दादाजी के कमरे में ही गुजारती। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ये अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार ही नहीं होता था और ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था। और हैरत की बात तो ये थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती थी वो 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उन सबसे बहुत बहस भी हुई। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था। इसीलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भले ही वो मेरे दादा थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए तो गैर ही थे और मैं भी कभी इतना बगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी ये परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डालती जा रही थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जिनके पास इतने सालों से बच्चे नहीं थे और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोई खोई गुमसुम सी रहने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी। वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दें। तो मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चे के तो नहीं रह सकते, इसीलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ
और मैंने उसे डांटकर चुप करा दिया कि अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें दे देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ये जिद बढ़ती ही जा रही थी और कोई उम्मीद नज़र न आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था कि जहां बाकी सबने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी तक एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी हैं, तो मेरी बीवी ने अगर गुजार भी ली तो उससे क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देख लूंगा, लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मैं बात कर चुका था। इसीलिए उस रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश ही नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी खुशी से पत्नी को भेजा था। अब तो ये बात मुझे और भी गलत लगने लगी, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया तो मैं इसका जवाब तुम्हें खुद दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था। लेकिन दिल के अंदर शक ख़त्म ही नहीं हो रहा था और मैंने अपनी पत्नी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उसकी खुशी ख़राब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवा लूँगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूँगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होने लगता तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाती और मैं ठीक तरीके से खुश भी नहीं हो पा रहा था और मैं परेशान था कि किसी तरह वो वक्त ख़त्म हो और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसीलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा ख़ानदान खुशियाँ मनाकर चले गए तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर से घुमा कर आता हूँ, और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। 3 दिन मैंने कैसे गुजारे वो मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से उसको अपना बच्चा कबूल करूँगा और दादाजी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया, शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। मैं हॉस्पिटल में ही था, इसीलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वो सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो खोल कर देख सकूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी
और ख़ुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सबकी तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फ़ैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वो रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा न कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोल कर देख लूं। और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूँगा। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर ही नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। इसीलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया, और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वो मुझे मिली ही नहीं। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वो रिपोर्ट मुझे मिली ही नहीं। मुझे समझ आ गया कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज से पर्दा उठा दूं। इसीलिए मैंने जो है जैसा है की बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा से मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में भी नहीं भेजा था, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। वो खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसीलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया, और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वो बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा कि अगर ये बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ 1 दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वो बच्चा मेरा ही है। इसीलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू किया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक ही रात दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों ज़रूरी है। वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं। ये राज जानना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अब जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और अब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं जब भी इस बारे में दादाजी से सवाल करता था तो दादाजी मुझे चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता कि शायद वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ न सका कि वो किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की भी शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसीलिए शादी के दिन मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सबके सामने उठा और बाहर निकल गया। सबने यही समझ लिया कि मैं दोस्त की तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वो कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतज़ार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जो जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें सुनाई आ रही थी। ये वही बहस है जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती थी, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई जाती है, और जब उसे पहली रात को ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है।
और ये ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था, इसीलिए खामोश हो गया। और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। वो घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी ने जेब से हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वो उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वो दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतज़ार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था। लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ, ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को ये सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों ही बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात को टाल देते हैं। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 महीने गुजरने के बाद भी बच्चे न हुए। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सभी ने इंतज़ार किया कि भगवान की ही तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान ये राज जान चुका है। अगर ये बात किसी और को मालूम न होती तो अब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकूँगा और जो आदमी राज को जान चुका है, मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब घरवाले बाहर जाएं और तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया तो दादाजी ने पूछा कि सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तो मेरे मरने के बाद ये राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाएं मेरी तरफ से। मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है, आप मुझे पूरी बात तो समझाइए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। हमारे ख़ानदान में कोई भी औरत ब्याह कराई तो उस जादूगर ने जादू के ज़रिए से उसकी औलाद बांध दी कि कभी भी इस ख़ानदान में औलाद नहीं हो सकती। एक बुज़ुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और वो ये काम है कि घर में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी, उस घर का जो भी बड़ा होगा वो उसको एक रात अपने पास रखेगा और वो कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुज़ुर्ग ने बताए थे। और ये मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्सों में काला धागा बांधा जाता था।
ये काम 7 नस्लों से चलता आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उससे भी पहले उनके दादाजी ये सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो। तुम लोगों के बाद ये काम करना नहीं पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसीलिए जादू का असर वहाँ पर था और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसीलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। ये राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपने घर की किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना, जिससे कि सबके दिलों से मेरे लिए शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका ये राज उनके मरने के बाद मैं सबको बता दूंगा। और दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बैठाकर वो राज सबको बता दिया और जिसके दिल में उनके लिए जो भी शक थे वो सब के सब खत्म हो गए। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटी निकाल कर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह 7 नस्लें पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम डॉक्टर नीति है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं मुंबई शहर के पास के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की हूँ। हमारे गांव की नर्स प्रीति, जो बगैर बच्चेदानी के औरतों के बच्चे पैदा किया करती है, अब तक वो नर्स 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी है। लेकिन ये सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे गाँव का एक सच्चा वाकया है। मेरा नाम डॉक्टर नीति है। मैं मुंबई के जाने माने अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया, यहाँ तक कि मेरी बहुत मदद भी की। मैं मुंबई के पास के गांव में ही पली बड़ी और वहीं पर मेरा जन्म हुआ था, मगर मेरी पढ़ाई की वजह से मेरे पिता को अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ी और हम मुंबई शहर आ गए। मेरे पिता की माँ ने, यानी कि मेरी दादी ने, मरते हुए मेरे पिता से एक वादा लिया था कि मेरी पोती को डॉक्टर ज़रूर बनाना। तो इसी वादे को पूरा करने की खातिर मेरे पिता ने अपनी ज़मीनें बेची और मेरी महंगी महंगी फीसें भरते रहे। मुझे अपने माँ बाप की कुर्बानियों का पूरा एहसास था। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया था, शायद उनके बिना मैं कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए मैं अस्पताल से घर वापस जाते ही पहले अपने माँ बाप का हालचाल पूछती थी, उनसे आशीर्वाद लेती और फिर उसके बाद कोई और काम करती थी। मैं तो खाना भी उन्हीं के साथ खाती थी। मुझे इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के बदले मेरे माँ बाप का सिर्फ एक ही ख्वाब था कि मैं अपने गांव के मरीजों के लिए भी कुछ करूं। माता पिता के कहने पर मैंने एक दिन ऐसा करना शुरू भी कर दिया था, जिस दिन मैं अपने गांव के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। गांव वाले खुश होकर मेरे माता पिता को बहुत दुआएं देते थे, तो मुझे लगता था कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। गांव की ज़्यादातर औरतें बच्चे होने का इलाज करती थीं और मैं उनका इलाज बहुत अच्छे से किया करती थी। जो औरत बांझ होती उसका तो इलाज मुमकिन ही नहीं होता था, मगर जिसको थोड़ी बहुत परेशानी होती मैं उसका इलाज शुरू कर देती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और मुझे अपने पति के घर में शिफ्ट होना पड़ा। मगर अब मैंने हर महीने एक बार गांव में कैंप लगाना शुरू कर दिया था, जहां मैं और मेरे पति दिन भर मरीजों को देखते और उनका इलाज करते। कभी कभी 1-2 और डॉक्टर भी शौक में चले आते थे। न सिर्फ मेरे गांव बल्कि आसपास के गांव के लोग भी आ जाते थे। ये सिलसिला मेरे माता पिता और उनके अच्छे आशीर्वाद और उनकी दुआओं का नतीजा था। मेरे माता पिता की मौत का दुख मेरे लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। एक पल में ही मेरी दुनिया थम गई। कई महीनों तक मैं संभलने की कोशिश करती रही थी। उन्हीं दिनों मेरे पति को लंदन में स्पेशलाइजेशन के लिए जाने का मौका मिला, तो मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ा। अपने माता पिता का वादा याद था मुझे कि अपने गांव वालों के इलाज में कोई कसर मत छोड़ना। इसलिए जाने से पहले मैंने गांव वालों को कहा था कि वो मेरी दोस्त डॉक्टर अंजना से फ्री में इलाज करवा सकते हैं। मैंने सोचा था कि अपनी उस दोस्त को हर महीने उन मरीजों के इलाज के लिए पैसे भेज दिया करूंगी। इस काम से राजी होकर हम दोनों लंदन आ गए। वहाँ हमने आज से 5 साल गुजार दिए। मेरे पति का यही काम करने का इरादा था कि अब बाकी की ज़िंदगी हम यहीं गुजारें,
क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ बहुत अच्छा रहता। मगर मेरा कहना था कि यहाँ बहुत काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर हम 6 साल बाद अपने देश वापस लौटे। बहुत कुछ बदल चुका था। हम दोनों ने एक अस्पताल में जॉब शुरू कर दी। एक दिन मेरे पास एक औरत इलाज के लिए आई। उससे मैंने उसकी जानकारी पूछी। तब मुझे पता चला कि वो मेरे पिता की दूर की भांजी थी और उसका बचपन भी मेरे गांव में ही गुजरा था। मैं उसको देखकर चौंक गई थी। उससे थोड़ी और बात हुई तो पता चला कि हम बचपन में एक दूसरे के साथ काफ़ी खेला करते थे। मुझे एक अरसे बाद किसी अपने को देखना बहुत अच्छा लगा था। वो अब मुंबई में ही रहती थी। उसका नाम विनीता था। उसकी शादी 4 साल पहले हो चुकी थी, मगर अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने उसके और उसके पति के टेस्ट किए। रिपोर्ट आई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि विनीता की बच्चेदानी में ट्यूमर था और ये ट्यूमर पिछले 4 सालों से उसके पेट में बढ़ रहा था। अगर उसको जल्दी से ना निकाला जाता तो वो जानलेवा कैंसर बन जाता। मैंने विनीता को सारी बात बताई और उसको आगाह किया और कहा, हमें इलाज करना होगा और तुम्हारी बच्चेदानी को निकलवाना होगा। वो बेचारी बहुत रोई थी। वो कहने लगी, अगर ये निकाल दी गई तो मैं बच्चे पैदा करने की हालत से महरूम हो जाऊंगी, मगर उसकी जान बचाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। हमने विनीता का ऑपरेशन करके उसकी बच्चेदानी निकाल दी और विनीता हमेशा के लिए बांझ हो गई। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ था, मगर मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। विनीता से मिलकर मुझे अपने गांव का ख्याल आया और मैं उस डॉक्टर से मिलने गई जिसे मैंने अपने गांव के मरीजों के फ्री इलाज की दरख्वास्त की थी। फिर मैं कुछ दिन बाद अपने गांव गई और वहां जाकर मैंने डॉक्टर अंजना से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात बताई और कहने लगी, तुम्हारे जाने के 1 साल बाद तो तुम्हारे गांव से लोग इलाज के लिए आते रहे, मगर जैसे धीरे धीरे साल बढ़ते चले गए कोई भी औरत इलाज के लिए नहीं आई। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात थी। क्या गांव की औरतों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए, या फिर अब उनको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ही नहीं रही? मैंने सोचा कभी गांव का चक्कर लगाऊंगी तो इस मामले के बारे में सब कुछ पता करूंगी, लेकिन मैं अपने रूटीन में व्यस्त हो गई। ये 2 साल बाद की बात थी। अचानक मुझे रास्ते में विनीता अपने पति के साथ जाती हुई नजर आई। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा भी था। मैंने हैरानी से सोचा, ये तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, फिर ये बच्चा इसके पास कैसे आया? मेरे दिमाग में आया, हो सकता है इसने कहीं से बच्चा गोद ले लिया हो। विनीता मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गई और उसने मुझे चाय को कहा। थोड़ी बहुत बातें हुई। उसके बाद मैंने अपने वहम को ख़त्म करते हुए आखिरकार इस बच्चे के बारे में पूछ ही लिया। विनीता, तुमने ये बच्चा किससे गोद लिया है? क्या अपने बहन भाइयों में से किसी से लिया है? विनीता कहने लगी, अरे मैं क्यों गोद लूंगी ये बच्चा मेरा अपना है, मेरा सगा बच्चा है। विनीता की ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि उसको ये क्या हो गया है, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मैंने कहा, विनीता, तुम्हारी तो बच्चेदानी निकाल दी गई थी, तो तुम बच्चे कैसे पैदा कर सकती हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, दीदी यही तो बात है। जब आपने मुझे बताया था कि मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई है तो मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। 1 साल पहले हम दोनों शादी में अपने गांव गए थे, तो वहां जाकर मेरी तो जिंदगी ही बदल गई थी। मालूम हुआ कि वहां एक नर्स है, उसका नाम शीला है, जो बगैर बच्चेदानी के भी बच्चे पैदा कर सकती है। इससे पहले भी उसने काफ़ी बच्चे पैदा किए हैं। गांव की औरतों की तो मौज लगी हुई है। अब कोई बांझ औरत गांव में नहीं बची। विनीता की बात सुनकर मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने हैरत से कहा, एक बांझ औरत कैसे बच्चा पैदा कर सकती है, जबकि उसकी बच्चेदानी तो निकल जाती है? विनीता, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। मेडिकल साइंस में ऐसा होना नामुमकिन है। विनीता कहने लगी, दीदी मैं ठहरी अनपढ़ औरत, मुझे ये आपकी डॉक्टरी का कुछ नहीं पता। इतना मालूम है कि वो नर्स इलाज करती है और कसम खाकर कहती हूँ कि वो 100% माता पिता का सगा बच्चा ही होता है। मैंने कहा, हो सकता है उसने तुम्हें कहीं से बच्चा लेकर दे दिया हो और तुमसे कह दिया हो कि ये बच्चा तुम्हारा है। मगर विनीता तो मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, नहीं दीदी, ये मेरा सगा बेटा है। मैंने अफसोस से उसको देखा। कोई नर्स उसे पागल बना रही थी और वो बन भी गई थी। भला जिस औरत की बच्चेदानी निकाल दी गई हो वो बच्चा कैसे पैदा कर सकती है?
ज़रूर इस नर्स ने इसे किसी का बच्चा दे दिया होगा। मगर विनीता तो जिद लिए बैठी थी कि वो गर्भवती भी हुई थी और उसने खुद ये बच्चा पैदा किया है। मैं किसी भी हाल में उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मैं उसकी तरह अनपढ़ होती तो आंखें बंद करके उसकी बातों पर यकीन कर लेती, मगर जाहिर है कि मैं एक जानी मानी डॉक्टर थी और जानती थी एक बांझ औरत किसी भी हाल में बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। मैंने किसी बहाने से चोरी चोरी उसका और उसके बच्चे का बाल काट लिया कि जाकर उसका डीएनए टेस्ट करूंगी तो उससे पता चल जाएगा कि ये उसकी अपनी औलाद है या नहीं। उसने बताया था कि उस नर्स ने उसका इलाज किया था और उसके बदले उसने पूरे 5 लाख रुपए दिए थे। मैंने अस्पताल जाते ही उनका सैंपल डीएनए के लिए भिजवा दिया। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ गई मैं बेचैन होती रही। मुझे पता था कि वो बच्चा विनीता का हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बस सबूत ले जाकर उसको दिखाना चाहती थी। मगर जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई तो मैं दंग रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बार बार रिपोर्ट्स को देखा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझसे पढ़ने में कोई गलती नहीं हुई थी। क्या ये कोई अजूबा था? लेकिन फिर याद आया कि विनीता ने बताया था कि वो नर्स 100 बांझ औरतों के बच्चे पैदा कर चुकी है। ये कोई अजूबा तो नहीं हो सकता था, ये तो कुछ और ही था। मैं जो बड़े घमंड में थी कि विनीता को सच्चाई साबित करके ही रहूंगी कि ये उसका बच्चा नहीं है। मेरा सारा जोश झाग की तरह बैठ गया था और मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे हो सकता है। मैं हर दिन यही सोचती रहती कि बिना बच्चेदानी के आखिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। आखिर वो नर्स औरतों को गर्भवती किस तरह करती है, उसका तरीका आखिर क्या हो सकता है। मुझे महसूस हुआ कि मुझे खुद इस मामले की तह तक जाना चाहिए। मैंने एक दिन की छुट्टी ली और गांव जाने के लिए अपना सामान पैक किया। मेरे साथ मेरे बच्चे भी जाने लगे और हम गांव के लिए फौरन ही निकल गए। काफ़ी समय से बच्चे भी जिद कर रहे थे कि मम्मा हमें भी गांव देखना है। मैंने सोचा उन्हें भी साथ ले जाऊं। मैं वहां गई तो वहां के सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं तो असल में वहां पर नर्स शीला से मिलने गई थी। मेरा इकलौता मकसद वही नर्स थी। इसलिए बातों ही बातों में मैंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि मैंने सुना है यहाँ कोई नर्स रहती है जो बिना बच्चेदानी के बच्चे पैदा करती है। क्या ये बात वाकई सच है? मेरे रिश्तेदार कहने लगे, हाँ डॉक्टर प्रीति ऐसी ही है। वो बड़ी काबिल नर्स है। जिन औरतों में खराबी हो जाती है वो उन औरतों का इलाज करती है और फिर उन्हें गर्भवती भी करती है। अब तक 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी है। यहाँ हमारे गांव में और आसपास के गांव की औरतों ने भी डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया है। सब इसी के पास जाते हैं। मैंने कहा मुझे कोई इस नर्स से मिलवा सकता है? मैं उस नर्स से मिलना चाहती हूँ। वो मुझे अपने साथ उस नर्स के घर में ले गई, मगर उसके घर पर ताला लगा हुआ था। फिर मैंने उसके पड़ोस वाली औरतों से उसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो अभी 10 मिनट पहले ही किसी ज़रूरी काम से गांव से बाहर गई हैं। मुझे शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो मेरे आने की खबर सुनकर चली गई हों ताकि वो मेरा सामना न कर सके। मैंने उस पड़ोसन से पूछा, वैसे क्या इस नर्स को पता था कि गांव में एक डॉक्टर आई हुई है? वो हंसकर कहने लगी, दीदी इस नर्स को क्या बल्कि पूरे गांव को पता चल चुका है कि शहर से एक पढ़ लिख कर हमारे गांव के जमींदार की डॉक्टरनी बेटी आई हुई है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर वो नर्स मेरी खबर सुनते ही गांव से फरार हो गई है। मैं 3-4 दिन गांव में ही रही, मगर वो नर्स नहीं आई। गांव के साधारण लोगों का ब्रेन वॉश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं मायूस होकर वापस लौट आई, क्योंकि उसके इंतज़ार में मेरे काम का बहुत हर्ज हो रहा था। उधर शहर से मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे। सोचा कि फिर कभी उससे मुलाकात ज़रूर करूँगी। मैं अपने कामों में शहर आते ही बिजी हो गई। एक दिन मेरी कॉलोनी की एक औरत मेरे पास आई और उसका नाम सीमा था। उसकी स्थिति भी विनीता जैसी ही थी। उसकी यूट्रस यानी बच्चेदानी में कैंसर था, जिसकी वजह से बच्चेदानी उसके शरीर से निकालनी पड़ी थी। एक औरत संसार में अपनी औलाद के दम पर पूरी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद भी माँ बनना होता है। अगर किसी औरत से उसका ये हक किसी वजह से छीन लिया जाए तो उस बेचारी की ज़िंदगी अपनी ही नज़रों में बेवजह हो जाती है। जो औरत माँ नहीं बन पाती उनको इस दुनिया के ना जाने किस किस इल्ज़ाम का सामना करना पड़ता है। इस औरत की भी यही हालत थी। वो बहुत बुरे हाल में थी और मेरे सामने आकर रो रही थी।
कुछ दिनों बाद मैं घर से अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी कि वो भी मुझे अपने घर से निकलती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक बैग था और वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उसको आवाज़ देकर पूछा कि तुम इतनी जल्दी में सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? वो मेरे पास आकर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे घर काम करने वाली एक नौकरानी ने मुझे किसी नर्स के बारे में बताया है जो कि मुंबई के ही एक गांव में रहती है। सुना है वो बगैर बच्चेदानी के इलाज करके बच्चे पैदा करवा देती है। ये सुनकर मैं चौंक गई। तो सीमा भी वहीं जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, चलो ठीक है सीमा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मगर तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम इस नर्स को ये कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो हैरान हुई कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। वो मुझसे कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरे साथ चल सकती हो। मैंने सीमा के साथ वहाँ जाने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं फिर डॉक्टर की हैसियत से गाँव गई तो वो नर्स फिर से कहीं चली जाएगी और मेरा सामना नहीं करना चाहेगी। इसलिए उससे मिलने का ये बहुत ही बेहतरीन हल था कि अपनी पहचान छुपाकर मैं उससे मिलूं। हम दोनों गांव की तरफ रवाना हो गए। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था ताकि गांव की कोई भी औरत मुझे पहचान न सके। मैं उसे लेकर सीधा उस नर्स के घर की तरफ आई। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो कुछ औरतें एक एक करके कमरे में जा रही थीं। मैंने अपना नंबर आने का इंतज़ार किया और जब हमारा नंबर आ गया तो मैंने सीमा को अंदर जाने का इशारा करते हुए खुद भी उसके साथ अंदर चली गई। सामने ही नर्स की यूनिफॉर्म में एक औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। सीमा ने उसे अपने बारे में बताया। उसकी बात सुनकर वो नर्स कहने लगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, लगभग 10 लाख रुपयों का खर्चा आएगा, अगर मंजूर है तो बताओ। सीमा ने कहा कि ठीक है, जितने पैसे आप कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। वो नर्स देखने से ही बहुत शातिर और चालाक लग रही थी। कहने लगी, उसमें कोई ऐसा खास तरीका नहीं है, बस 2 महीने लगातार आपको अपना इलाज करवाना है। 2 महीने के बाद आप गर्भवती हो जाएंगी और 9 महीने बाद अपना बच्चा पैदा कर लोगी। सीमा तो ये बात सुनकर ही बहुत खुश हो गई थी, मगर मैं जो पहले से ही उस औरत पर शक में पड़ी हुई थी, अब मैं और भी ज्यादा दंग रह गई। उसकी बातें हरगिज भी मानने वाली नहीं थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था कि ठीक 2 महीने बाद कोई भी औरत गर्भवती हो जाएगी, वो भी ऐसी औरत जिसके पास बच्चेदानी ही नहीं हो। नॉर्मल और ठीक औरतों के बारे में भी हम डॉक्टर्स इतने यकीन से नहीं कहते, लेकिन ये नर्स तो बहुत ही यकीन के साथ कह रही है। मैंने पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कह रही हैं वो सच है? नर्स बोली, मुझे 10 साल हो गए हैं बच्चे पैदा करते हुए और 3 साल हो गए हैं बांझ औरतों का इलाज करते हुए। अब तक मैं 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी हूँ। मैंने अगला सवाल किया कि आपने बांझ औरतों का इलाज का कोर्स कहाँ से, मतलब किस अस्पताल वगैरह से किया है? वो मेरा सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए घबरा गई, फिर मुंह बनाकर कहने लगी, मैडम, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो जाइए किसी और से इलाज करवा सकती हैं। गांव में सारी बांझ औरतें मेरी वजह से ही आज अपनी औलाद को गोद में खिला रही हैं। चाहे तो किसी का भी डीएनए करवा कर देख लो, आपको उन सबकी सगी औलाद ही मिलेगी। मगर मुझे लगता है कि आप नहीं चाहती कि आपकी बहन के औलाद हो। जो शक करते रहते हैं वो सारी उम्र खाली हाथ ही रह जाते हैं। उसकी इतनी बातें सुनकर सीमा बहुत जज्बाती हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे आप पर किसी तरह का कोई भी शक नहीं। ये लीजिए आप 2 लाख रुपए एडवांस। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और सीमा ने जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकालकर उस नर्स के हवाले कर दिए और नर्स ने सीमा का टेस्ट करने के लिए उसके बाजू में से खून निकाला और 3 दिन बाद उसको आने को कहा। हम दोनों बाहर आ गए तो मैंने सीमा को कहा, सीमा, तुम इतनी जल्दी उसकी बातों में कैसे आ सकती हो? थोड़ी मालूमात करने के बाद तुम्हें पैसे देने चाहिए थे। सीमा कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, बस मेरे पास कुछ नहीं है तो वो औलाद है। मुझे तो अपनी औलाद ही चाहिए और डॉक्टरों के पास जाकर मैंने देख लिया, नतीजा आपके सामने ही है। एक बार उस नर्स पर भी एतबार करने दीजिए। मैंने उस नर्स का मकान अच्छी तरह देखा था। वो छोटा सा 2 कमरों का मकान था जिसमें कमरों के बाहर छोटा सा आंगन था और एक तरफ किचन और वॉशरूम। जिस कमरे में वो बैठी हुई थी सिर्फ वहाँ ही मुझे कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह रखी हुई नजर आ रही थी,
मगर ये तो आम सी बीमारियों यानी नज़ला, जुकाम और बुखार वगैरह की दवाइयाँ थीं। गर्भावस्था से संबंधित कोई भी दवाई मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आई और ना ही कोई और ऐसी सहूलियत। तो फिर इसने खून का टेस्ट क्यों किया था? अगर किया भी था तो बस ऐसे दिखाने के लिए ही सैंपल ले लिया था। मुझे तो सीमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे इतनी जल्दी पैसे ना देती तो मैं उसे बातों ही बातों में कुछ न कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाती और कुछ नहीं तो उससे उसकी डिग्री ही दिखाने को कह देती। लेकिन इसमें बेचारी सीमा की कोई गलती नहीं थी। वो बेचारी तो औलाद के प्यार में उसको पाने के लिए अंधी हो गई है। लोगों की बातों से तंग आकर इंसान कोई ना कोई कदम उठाने पर मजबूर हो ही जाता है। मैंने ये सोचा था कि बस गांव की औरतें ही बेवकूफ़ और सीधी होती हैं, मगर सीमा जैसी पढ़ी लिखी भी इन बातों पर यकीन कर रही थी। और जब यही बात मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगी, प्लीज़ डॉक्टर नीति, मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? किसी पंडित बाबा के पास तो जंतर मंतर या झाड़ फूक के लिए नहीं जा रही ना, एक नर्स के पास ही तो आई हूँ। उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं चुप कर गई। मगर मैंने सोच लिया था कि 3 दिन बाद फिर से उसके साथ जाऊंगी। लेकिन इससे पहले ही मुझे एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करने के लिए अपने देश से बाहर जाना पड़ गया। वहाँ साथ ही मुझे मौका मिला कि मैं 7 महीने की इंटर्नशिप करूँ, तो मैंने उस मौके से फ़ायदा उठा लिया। उस दौरान मैंने सीमा को मैसेज करके कहा था कि मेरे आने तक सब्र कर ले, मगर उससे सब्र नहीं हो सका था। कुछ महीनों बाद उसने अपनी तस्वीर मुझे भेजी तो मैं ये देखकर चौंक गई थी। उसका बड़ा हुआ पेट। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है? उसका पेट देखने से ही वो गर्भवती लग रही थी। उसने मुझे एक अस्पताल की रिपोर्ट भी भेजी जिनके मुताबिक वो गर्भवती थी। मैंने तो सर पकड़ लिया कि ये कैसे मुमकिन है। उस नर्स ने ये क्या चक्कर चलाया था? मुझे यही तो जानना था कि वो औरतों को गर्भवती कैसे कर रही थी। 1 महीने बाद सीमा ने अपने बच्चे की तस्वीर भेजी, साथ में डीएनए रिपोर्ट भी थी। उसका वॉइस मैसेज आया हुआ था जिसमें उसने कहा था, डॉक्टर, आपकी तसल्ली के लिए डीएनए करवाया ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मेरी ही औलाद है। मैंने जल्द ही हिंदुस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था जिसको रोकना बहुत ज़रूरी था। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि उस नर्स की हकीकत मालूम करूं। मैंने अब की बार उसके पास जाने का फ़ैसला किया। जब मैं सीमा के साथ गई थी तो मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान न पाए। लेकिन अब मैंने सोचा था अब पहचानने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी इतने साल गुजर गए थे। मैंने उसको जाकर 2 लाख रुपए दिए। मैंने उसको कहा मेरी औलाद नहीं हो रही है, तो वो कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी तो तुम बच्चों की माँ बन जाओगी। मेरा ब्लड लेकर उसने मुझे 3 दिन बाद आने को कहा। जब मैं 3 दिन बाद गई तो एक अस्पताल का एड्रेस लिखकर उसने मुझसे कहा कि अस्पताल में अपने पति के साथ आ जाना। ये टेस्ट तुम दोनों पति पत्नी का होगा, तभी मैं तुम्हें दवाई दूंगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने इस टेस्ट पर नज़र दौड़ाई तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने घर जाकर अपने पति को सारी बात से आगाह किया कि वो नर्स क्या करती फिर रही है। मेरी सारी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, वैसे तो मैं दिल का डॉक्टर हूँ, लेकिन ये बात तो मुझे भी हैरान कर रही है कि वो औरतों को ऐसी कौन सी दवा दे रही है जो औरतें गर्भवती हो जाती हैं। तुम ऐसा करो, सीमा से मालूम करो, हो सकता है कि उसके पास उस दवाई के कवर हों। अस्पताल जाती तो टेस्ट वगैरह के नतीजे में ये राज खुल जाता। मैं तो बांझ नहीं हूँ, इसीलिए ये आइडिया अच्छा था कि मैं सीमा से पूछ लेती। मैंने सीमा को फ़ोन किया और उससे पूछा, उस नर्स ने तुम्हें जो दवाई दी थी, तुम उस दवाई का नाम मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो वो कहने लगी कि इस दवाई का नाम तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो गोल सी देसी दवाई थी जो उसने एक कागज़ के पैकेट में डाल कर दी थी। मैं चौंक गई। गोल देसी दवाई? सीमा कहने लगी, जी हाँ, वो कोई अजीब सी दवाई थी और हफ्ते में जब भी नर्स के पास जाती थी वो भी कोई दवा खिलाती थी, लेकिन उसका रैपर उसी के पास होता था। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी डिलीवरी अस्पताल में हुई थी? तो वो कहने लगी, नहीं, उसने खुद ही की थी। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मैं तो बेहोश थी। अस्पताल तो मैं वैसे ही हर महीने रेगुलर चेकअप के लिए चली जाती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैंने सीमा को उसकी रिपोर्ट्स वगैरह की तस्वीरें भेजने को कहा। उसकी रिपोर्ट से मिलती जुलती रिपोर्ट बनाकर उसका प्रिंट निकाला और अगले दिन मैं फिर उस नर्स के पास चली गई। उसने रिपोर्ट देखकर मुझसे कहा, ठीक है,
आज से मैं तुम्हारी दवाई शुरू कर रही हूँ। तुम्हें हर हफ्ते मेरे पास आना है और हर महीने इसी अस्पताल जाकर टेस्ट करवाती रहना। जब तुम्हारी डेट करीब आ जाएगी तो तुम्हें बता दूंगी। उसने मुझे गोलियों का पैकेट दिया और साथ ही अपनी दराज से एक दवा का सेशन निकाला। मैंने जल्दी से उसका नाम पढ़कर अपने दिमाग में बैठा लिया और घर पर आ गई। सबसे पहले मैंने उन देसी गोलियों का लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो ये जानकर दंग रह गई कि वो कोई गर्भवती करने वाली दवाई नहीं थी, बल्कि ताकत की एक ऐसी देसी गोली थी जिससे वजन बहुत जल्दी बढ़ता था। इस काम से छुटकारा पाने के बाद जो दवाई मैंने उस नर्स के हाथ में देखी थी उसको सर्च करना शुरू किया तो वो बॉडी फैट बढ़ाने वाली दवा थी। अब सारा खेल मेरी समझ में आ चुका था। वो बगैर बच्चेदानी के बच्चे पैदा कर रही है। जब विनीता के बच्चे का मैंने डीएनए टेस्ट किया था तो मैं ये देखकर हैरान हो गई थी कि वो तो वाकई उसका अपना बेटा है। डीएनए मैच हुआ था, जबकि वो तो बच्चा पैदा करने की हालत में ही नहीं थी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती थी कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बे औलाद लोगों की औलाद होना भी मुमकिन हो गया है। एक तरीका तो आईवीएफ कहलाता है, जिसमें मर्द के स्पर्म और औरत के अंडे लेकर उन दोनों का मिलाप किया जाता है और एक एम्ब्रियो बनाकर लैब में उसका डिस्चार्ज किया जाता है और पूरे 9 महीने बाद इस तरह से पैदा होने वाले बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते हैं। दूसरा तरीका सरोगेसी का है, जिसमें यह होता है कि एम्ब्रियो किसी और औरत की बच्चेदानी में रख दिया जाता है और वो औरत गर्भवती होकर बच्चे को जन्म देती है और एक सरोगेट माँ कहलाती है, जबकि बच्चे के असल माँ बाप वही होते हैं जिनसे स्पर्म लेकर एम्ब्रायो बनाया गया होता है। विनीता के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट देखकर मैं समझ गई थी कि वो नर्स ज़रूर उन्हीं में से कोई तरीका इस्तेमाल करती होगी। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में आईवीएफ की सहूलतें मौजूद हो गई हैं। मैं तो बहुत हैरान हुई थी, एक अकेली नर्स कैसे ये सब कर सकती है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि वो औरतों को गर्भवती कैसे कर रही थी। सच बताऊं तो मुझे शुरू से ही बस यही उलझन थी कि ठीक है वो उनकी औलाद पैदा कर रही है, मगर ये तो नामुमकिन है कि बगैर बच्चेदानी के कोई भी औरत गर्भवती हो जाए। और इसी वजह से मुझे शक पड़ा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मामला इतना सीधा हरगिज़ नहीं है जितना मुझे नज़र आ रहा था। मुझे गर्भवती करने वाला राज जानना होता तो मैं पहले ही दिन उस नर्स को बेनकाब कर चुकी होती और सबको उसकी हकीकत बता चुकी होती। इसलिए मैंने सीमा के साथ जाने का सोचा, मगर मैं जितनी कोशिश करती गई इतनी ही इस मामले की मुझे जानकारी होती गई। मुझे बाहर जाना पड़ा, मगर जब सीमा को भी बच्चा पैदा हुआ तो मुझे जल्दी करनी पड़ी और इसीलिए मैं खुद उसके पास गई। वो जो टेस्ट लिख कर देती थी वो बांझपन का होता था। इससे उसे ये मालूम होता था कि मेरे पास जो औरत आ रही है वो वाकई बांझ है या नहीं। वो अकेली नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा अस्पताल इस मामले में शामिल था। यूँ तो वो मैटरनिटी अस्पताल था, मगर असल में वो आईवीएफ का सेंटर भी था। पढ़े लिखे लोग तो अपनी खुशी से आईवीएफ करवा लेते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम होती है। दूसरी तरफ सरोगेसी को कुछ धर्मों में नाजायज़ बताया गया है, इसीलिए कुछ लोग ये काम करवाते हुए हिचकिचाते हैं। सरोगेसी या आईवीएफ दोनों में ही काफ़ी खर्चा आता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अस्पताल वालों ने कमाई की खातिर उस नर्स को गांव की तरफ रवाना किया ताकि वो बांझ औरतों को अपना शिकार कर सकें और उनके ज़रिए अपनी खूब कमाई कर सकें। गांव में लोगों के पास अपनी ज़मीनें होती हैं, इसलिए औलाद हासिल करने के उन्हें 8-10 लाख का इंतज़ाम करना होता तो कोई अपनी भैंस बेच देता तो कोई अपनी ज़मीन। इसी तरह से वो सीधे लोग बेवकूफ़ बन जाते। गांव के लोगों को अगर औलाद हासिल करने का तरीका बताया जाता तो वो कभी भी इस तरह से औलाद हासिल न करते। इसलिए उन सबका फ़ायदा इसी में था कि वो औरतों को उस धोखे में रख रही थी कि वो गर्भवती हैं। कुछ ख़ास दवाई उन औरतों को दी जाती जिससे वो मोटी होना शुरू हो जाती। इसके अलावा भी कुछ 1-2 दवाइयाँ और जिससे उन्हें लगता कि वो वाकई गर्भवती हैं। अस्पताल वाले उन पति पत्नी से स्पर्म लेकर आईवीएफ के ज़रिए या सरोगेसी के ज़रिए इनके बच्चे पैदा करवा देते। औरत बेहोश होती, इसलिए उसे कुछ पता नहीं होता। वो नर्स ही इसको बच्चा लाकर देती और कहती कि दवा खाओगी तो धीरे धीरे पेट कम हो जाएगा। इस तरह एक कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करके और लोगों को धोखा देकर करने की वजह से वो सब पकड़े गए और उनका राज खुल गया। नर्स समेत अस्पताल के सारे ग्रुप को जो भी उसमें शामिल था उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया।
उन सबको जेल हुई। पिछले 3 सालों से काम जारी था और आखिर में मेरी वजह से ये फ्रॉड बंद हुआ। इंसान को लालच में इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि कानूनी और गैर कानूनी की तमीज़ ही भूल बैठे। इन सब ने भी यही किया था। ज़्यादा कमाई के लालच में उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा मिला और आखिरकार अब वो सब सलाखों के पीछे थे और उन सब की ज़िंदगी तबाह हो गई। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दूसरों को धोखे का शिकार करके जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसी अंधी कमाई करने से इंसान खुद की नज़रों में भी गिर जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।